नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। इस वक्त जो है हमारे साथ में जो है सीपीआईएम के नेता जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो पांचवी चरण का जो मतदान हुआ है, इसमें जो है इंडिया गठबंधन कितने मजबूती के साथ जो है जनता के बीच में गए हैं। क्या पांचवा चरण का मतदान से इंडिया गठबंधन जो परिवर्तन की लहर जो चल रहा है, ये परिवर्तन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और किन मैनिफेस्टो के साथ ये लोग जनता के बीच में गए हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बता दीजिए सर। मैं संजीव कुमार शंभू, अंचल सचिव सीपीआईएम सिंघिया अंचल। खास करके आपके चैनल के माध्यम से मुझे देखने और सुनने वाले तमाम हिंदुस्तान के लोगों का मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार और प्रणाम करता हूं। यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। 18वीं लोकसभा का चुनाव, सरकार किसकी बनेगी, सीट किसका होगा, केवल इसका महत्व नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा है कि भाजपा के नेता जिस तरह से तानाशाही रवैये के साथ कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार, यहां तक जो देश का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश का बहुत बड़ा पद होता है पीएम का, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमको 400 पार, और उसके उनके बहुत सारे नेता बिहार से भी और पूरे देश के स्तर पर ये बोल रहे हैं और बेशर्मी से बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता का प्रतीक हमारा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की अवधारणा को ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इनके जो गिरगिटिया रंग है, रंग बदलने की कला, जो इनकी जो जुमलेबाजी है इस सरकार की, पिछले दिनों इन्होंने कहा था 19 के चुनाव में, 14 के चुनाव में, जब कि हम हिंदुस्तान से भुखमरी को दूर करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों की आय को दुगुनी करेंगे, प्रत्येक साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और उस हिसाब से 10 साल के शासन में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। इन्होंने आम जनता से कहा था कि विदेशों में पड़े काला धन, और कहीं कहीं तो ये एग्जैक्ट बोलते थे कि 25 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जो काला धन है उसको हम लाएंगे और हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को हम 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। तो सर, इनका 10 साल कार्यकाल हो गया, तो 10 साल में क्या ये विदेश से काला धन लाए कि नहीं लाए? करोड़ों युवाओं को बोल रहे थे हम नौकरी देंगे पर साल 2 करोड़ युवाओं को। क्या अभी तक जो है लगभग 18 करोड़ 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, और नौकरी मिला कि नहीं मिला? इन्होंने तो कई बार, इनका गृह मंत्री जो माननीय ये अमित शाह जी हैं, वो बोला है कि इन्होंने यह चुनाव का एक तरीका है। ये हिंदुस्तान के संवैधानिक पद पर बैठकर ये कहते हैं ये जुमला है, चुनाव लड़ने का एक तरीका है। 15 लाख रुपया किसी के खाते में नहीं आता। और यह जहां तक सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र को इन्होंने निजीकृत किया है, निजी कंपनियों के हाथ में दिया है। जब हिंदुस्तान के गरीब ओबीसी दलित के बच्चे, आदिवासी के बच्चे पढ़ लिख कर जब रोजगार प्राप्त करना चाह रहे थे, इन्होंने चोर गली से उनके अवसर को समाप्त किया है। रोजगार के मामले में आज भारत विकास रिपोर्ट है, भारत सरकार का ही रिपोर्ट है कि आज हिंदुस्तान के अंदर 62 करोड़ से ज्यादा, लगभग 63 करोड़ नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो बेरोजगार है। मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हिंदुस्तान का कोई गरीब जिसके सर पर छत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम प्रत्येक आवास विहीनों को पक्का का मकान देंगे। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पर आएंगे तो वो फिसड्डी है। 2 सालों से तो इंदिरा आवास के या प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा नहीं आया। मनरेगा की स्थिति बदतर है।
उन्होंने बोले थे कि 2022 तक जो है प्रत्येक गरीब आदमी को मैं छत का मकान दे दूंगा। क्या सर 2022 भी समाप्त हो गया, 2024 में भी हम लोग हैं, क्या 2024 में पूरे गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले को छत का मकान मिल गया क्या सर? इसका सर्टिफिकेट तो खुद प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं 14 से पहले 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और प्रधानमंत्री छाती ठोक कर कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री एक संवैधानिक कुर्सी है, वह सरनेम है। ये नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि 5 आदमी को अपने हैसियत से वो अनाज दे दे। वह गरीब पर लगाए गए हिंदुस्तान के टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है और वेलफेयर के कामों में वो हिंदुस्तान का जो गरीब है उसको पूरा हक है रोटी कपड़ा और मकान के लिए कि अपने सरकार से वो उम्मीद रखे। आज जो गब्बर सिंह टैक्स से ये बोल रहे थे, राजीव गांधी कोई गलत नहीं बोल रहे थे। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान अकेला देश है जहां जो पठन पाठन की सामग्री है, किताब कॉपी, उस पर भी 18% जीएसटी है। हवाई जहाज पर 5% जीएसटी है, हीरा पर 3% जीएसटी है, किसान के ट्रैक्टर पर 18% जीएसटी है, मोबाइल पर 28% जीएसटी है। तो इस कदर सरकार का इसको आम जनता समझ गई है। और 5वां चरण क्या, निश्चित तौर पर करारी हार हो रही है एनडीए की, बीजेपी का मटिया मेट हो रहा है और आने वाले दिनों में 4 जून के बाद अब देखिएगा कि पूरा भारत परिवर्तन की ओर जा रहा है और हिंदुस्तान में निश्चित तौर पर एंटी बीजेपी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिहार के अंदर भी माननीय तेजस्वी जी जो काम किए 17 महीना के दरमियान, रोजगार के सवाल पर उन्होंने जो आगे बढ़कर काम किया है और उनके नेतृत्व में युवाओं का कारवां बिहार से चला है, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। भाजपा का अंत होगा और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी। और आप जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी ने वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, और वामपंथियों का भी मैनिफेस्टो है कि मजदूरों की हालात कैसे अच्छी हो, किसानों की हालात कैसे अच्छे हो। एमएसपी पर उन्होंने गारंटी किया कि हम फर्स्ट कैबिनेट में किसानों का एमएसपी तय करेंगे और कृषि से संबंधित जो कृषि यंत्र हैं, खाद बीज है, उस पर लगाए गए जीएसटी को हम समाप्त करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं राहुल जी का। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के जो 30 लाख पद रिक्त हैं, हम पहले कैबिनेट में उसको भरेंगे और 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। हम सैल्यूट करते हैं उन्होंने जो, और हमको आशा है कि उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा करेंगे और हिंदुस्तान तरक्की की ओर जाएगा। हमारा संविधान बचेगा, हमारा जनतंत्र बचेगा। आज पढ़ा लिखा युवा जनतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और खास करके जो लोग आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली करते थे, मुखबिरी करते थे, जिनको आप वीर सावरकर के नाम से नवाजते हैं, उस समय जब कलेक्टर का दरमाहा वेतन, मासिक वेतन 60 रुपया नहीं होता था, उस समय अंग्रेज के द्वारा उनको 60 रुपया का जो है सो ग्रांट मिलता था। तो अभी एक तरफ जैसे नारा लगा रहे हैं कि 400 पार हम कर लेंगे, तो संविधान बदलने की तैयारी चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का जो कई नेता और कई पूर्व सांसद भी ये बात कर रहे हैं कि 400 पार करो और संविधान बदल देंगे। कहाँ तक ये सत्य है? देखिए, सवाल है, मंसूबा तो सबका होता है और खास करके जो मनुवादी सोच रखते हैं, जो मनुवाद के पोषक हैं, जिनकी नींव है शोषण पर आधारित, वो बोलते हैं। लेकिन इस बार हिंदुस्तान की जनता उनको सबक सिखा देगा। 400 पार क्या 200 सीट भी एनडीए गठबंधन को नहीं आ रहा है और एक मजबूत सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में केंद्र में बनने जा रहा है। गरीब गुरबा जो डिसेंट्रलाइज थे, खास करके नौजवान, छात्र, विद्यार्थी, और आज शिक्षा के स्तर को जो गिराने की बात हो रही है, शिक्षा का जो निजीकरण करने की बात हो रही है, ये तमाम पढ़े लिखे लोग समझ गए हैं। अकलियत के लोग, एससी के लोग, ओबीसी के लोग, एसटी के लोग और जो गरीब सवर्ण हैं, वो भी समझते हैं कि अगर शिक्षा महंगी होगी, निजीकृत होगी, निजी हाथों में जाएगा, तो आम आवाम के से दूर हो जाएगा और देश अशिक्षित हो जाएगा। इस चीज को हिंदुस्तान का युवा और हिंदुस्तान का नागरिक कभी कबूल नहीं करेगा। उनको हम समझते हैं कि 200 सीट भी नहीं होने जा रहा है और उनका जो 400 का दावा था वो पंक्चर हो चुका है, उनका हवा निकल चुका है। मजबूत
रूप में इंडिया गठबंधन उभर के आ रहा है। जी अभी सर जैसे आपका जो मैनिफेस्टो है, जैसे वृद्धा पेंशन है 400 रुपया भी मिल रहा है, आप मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनेगा तो हम 1,000 रुपया देंगे। जो गरीबी रेखा से जीवन बसर कर रहे हैं महिलाएं, उनको जो 1,00,000 रुपया जो सालाना मतलब देंगे रोजगार करने के लिए। 1 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। जैसे 5 किलो अनाज की अभी चर्चा चल रहा था पूरे भारत में कि मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो है कि 5 किलो के बदले हम 10 किलो अनाज देंगे। कहाँ तक ये सही है? देखिए, सवाल है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, और खास करके हम सीपीआईएम से बिलोंग्स करते हैं, हमने वादा किया था, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे ज्योति बाबू, ज्योति बसु जी, वेस्ट बंगाल के अंदर 14 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन का बंटवारा किया। वहां कोई जमींदार या कोई भूमिहीन नहीं था। त्रिपुरा में हमारी सरकार रही है, हमारी पार्टी ने वहां 80,000 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन का बंटवारा किया। आज भी केरला की सरकार हमारी है और 4 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन का बंटवारा केरला के अंदर भी हुआ। आप देख रहे हैं कि केरला जो मानव सूचकांक है उसमें प्रति व्यक्ति आय में, शिक्षा में हिंदुस्तान में अव्वल है। आज वो पंजाब और मुंबई को टक्कर दे रहा है, बहुत मामले में उनसे भी वो आगे है। तो नियत होती है, और खास करके आज जो सरकारी संपत्ति है सार्वजनिक क्षेत्र, मैंने पहले भी बताया आपको कि मात्र चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का जो गरीब का टैक्स का पैसा था, बैंक में किसका पैसा होता है? आम आवाम का पैसा होता है। एक और वह बैंक से लिया हुआ कर्ज चुकाने के काबिल नहीं है, और दूसरी ओर सीओ को हिंदुस्तान की संपत्ति को कौड़ी के दाम में ये मोदी और अमित शाह की सरकार जो 10 वर्षों की सरकार है, उसने लगभग 16 लाख करोड़ रुपया का ग्रांट अपने चंद्र मित्रों को दिया। ये कहते हैं, नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ इन्होंने लिया, विकास केवल चंद मुट्ठी भर मित्रों का किया है। और हिंदुस्तान की जनता करारा जवाब देगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आपने देखा कि चंदा दो और धंधा लो, हिंदुस्तान को खोखला कर दिया। मैं मनीष कवरेज कर रहा था समस्तीपुर एक्सप्रेस से। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करिए।